अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। सब तरफ छाई उदासी से घबराकर वो अपने बंद कमरे से बाहर निकल आई, जहाँ चारों तरफ उजाला फैला हुआ था, मगर उसके मन में अंधेरा बसा हुआ था। वो तो बस ये समझती रही थी, जिस रास्ते पर वो चल रही है वो सही रास्ता है, लेकिन असल में वो सही सिमत नहीं चल रही थी। अब मन का अंधेरा छटा तो उसने अनजान और अजनबी नज़रों से उस जगह को देखा जहाँ उसका बचपन बीता था, जहाँ उसने एक उम्र गुजारी थी। लेकिन अब उसे उन दरों दीवारों में अपने लिए गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। उसने हर मर्तबा अपनी मर्जी का दरीचा खोलकर अपनी ही पसंद का मंजर देखा था, मगर अब उसकी धुंधली आंखों में एक कमज़ोर सा मंजर आ ठहरा था। ए लड़की, क्यों अपने साथ साथ सबको तबाह करने पर तुली हो? आखिर किस चीज़ का बदला ले रही हो इन हरी भरी और चमकीली नर्म नर्म घास से? उसके आसपास से ही आवाज़ आई। लम्हाती तौर पर वो अपनी दीवानगी से बाहर आकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। फिर अगले ही पल उसका पुराना गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसके कटावदार लबों ने हरकत की। शायद वो उस गुस्से में खुद को बोलने पर मुश्किल से रजामंद कर पाई थी। तुमसे मतलब? उसके गुलाबी होठ से जैसे शोला सा निकला था। एक तो तुम्हारी ये मनमानियाँ और बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही है। कभी ढंग से और प्यार से बोल भी लिया करो। जब देखो गुस्सा नाक पर धरा रहता है। हजार बार बताया है कि लड़कियों को ये लहजा सूट नहीं करता। उसने आराम से उसे समझाने की कोशिश की, जैसे वो कोई नन्ही सी बच्ची हो और वो खुद बहुत बड़ा समझदार और अक्लमंद। और मैंने भी कहा है कि मेरी दादी अम्मा बनकर मुझे हर बार नसीहत ना किया करो, ना ही मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करना। बगैर डरे उसने जवाब दिया था। क्यों क्यों? ये सिर्फ तुम्हारा मामला तो नहीं। इतनी हरी भरी नर्म घास को तुम कुचल कर खराब करने पर तुली हुई हो, जबकि इन्हीं हरियाली की वजह से तुम्हें ठंडी हवा मिलती है। वाह, ये अच्छी रही। जो दरख्त फल देता है, जो हरियाली सांसों को ताजगी देती है, तुम उसी को रौंद कर बर्बाद कर रही हो। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काट डालते हैं। गुस्से से वो गोरी से लाल हो गई, मगर वो सब्र का दामन थामे रहा। वरना सामने खड़ी 5 फीट की लड़की को देखकर दिल तो चाह रहा था कि दो चार हाथ लगा दे उसे। बहुत बहुत शुक्रिया इस नसीहत का बड़े अब्बा, उसने हाथ जोड़कर निहायत बदतमीजी से कहा। आमिर का खून उबलने लगा। वो रोज़ बरोज़ उन सब के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड बनती जा रही थी। अपनी नानू की शय पर वो सब के वो सब पर ऐसे ही गुर्राती थी और हर वक्त लड़ने मारने के लिए तैयार रहती थी। अभी 2 दिन पहले ही मैंने घास ठीक करवाई थी। उस पर कुछ असर ना होते देख वो बिगड़ कर बोला था। तो दोबारा ठीक करवा लेना, पैसे मैं दे दूंगी, उसने बड़े शहाना से अंदाज में उसे कहा। इन्हीं पैसों के बल पर तो वो अकड़ती थी, क्योंकि किसी का मोहताज जो ना थी। सिमाप बकायदा उसे खर्चा देती थी, मगर वो उसे भी खातिर में नहीं लाती थी। उसे अपने सामने कोई भी नज़र नहीं आता था, और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका उसे पता भी ना था। उसने बड़े अफसोस से बेपरवाह खड़ी ईमान को देखा। दादू ने ढील देकर अच्छा नहीं किया है इसे, और सिमाप फुप्पू ने भी इसके नाज उठाकर इसे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आमिर सिर्फ सोच कर रह गया, लेकिन इन तमाम हरकतों के बावजूद वो उसे अच्छी लगती थी। उसने एक नज़र रोंदी हुई घास पर डाली और दूसरी नज़र अंदर जाती उस सरफिरी लड़की पर। अफसोस, हमदर्दी और गुस्से के मिले जुले जज्बात का उबाल एक साथ ही उठा था। वो अपने पोर्शन में आया तो मंसूरा लाउंज में बैठी अपना मनपसंद चैनल देख रही थी। क्या आज फूफू आई थी अम्मी? उसने माँ से पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो आई थी आज, मगर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई।
लेकिन उसका आना-जाना भी बेकार ही रहा। उसके तो जैसे मिजाज ही नहीं मिलते। अजीब मिजाज की लड़की है, जिसे जिसे असल रंगों की पहचान ही नहीं है। ईमान के ज़िक्र पर नागवारी से बल पड़ जाते उनके पेशानी पर, और जो अक्सर उसे देखकर भी पड़ जाते थे। उस घर में वो बिल्कुल नापसंदीदा हस्ती थी वो उनके लिए। अच्छा भला अपना घर छोड़कर कौन पराए घर में रहना पसंद करता है? जो सुख अपने घर में है, वो दूसरों के घर में कहाँ? अब ऐसी भी क्या नाराज़गी और ज़िद! उसके खिलाफ बोलने के लिए उनको एक मौका मिल गया था। अम्मी प्लीज़, ये उसका मामला है। वो जाने, और हमारे कहने पर उसे क्या असर पड़ने वाला है। उसे दादू ने छूट दे रखी है, और फिर फुप्पू भी उस पर कोई सख्ती नहीं करती। इस तरह तो फिर ऐसा ही होगा ना। इससे पहले कि वो और कुछ कहती उसके बारे में उसने टोक दिया उन्हें। उसकी इस आदत से वो भी बहुत मायूस था, मगर दिल नादान बार बार उसी की तरफ झुकता था। खास तौर पर उस वक्त जब वो रूठी हुई खफा खफा सी होती, तो उसे लगता कि वो सारे ज़माने से नाराज़ एक मासूम और मज़लूम सी खूबसूरत सी गुड़िया है, जिसकी आंखों में किसी बेजान गुड़िए की सी सख्ती झलकती है, जिसके सपाट चेहरे पर उलझे बिखरे रंग के छींटे जैसे किसी आर्ट का नादिर शाहकार ज़ाहिर करते थे। ऐसा पोर्ट्रेट जिसके सर पैर का कुछ पता ही ना हो, वो उसे हर हाल में अच्छी लगती थी। उसका दिल चाहता था कि उसकी सारी परेशानियां अपने आप में वो समेट ले, अपने अपने आप में समेट कर उसे मुतमईन कर दे, उसे अपना यकीन, अपना एतबार देकर अपना बना ले। उसने जो खुद को कैद तन्हाई सज़ा के तौर पर अपने लिए चुन ली थी, वो उसे उससे निजात दिलवाना चाहता था। मगर फ़िलहाल तो उसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो शख्स को अपना दुश्मन स क्योंकि वो उसे अपना दुश्मन समझती थी। वो तो जैसे चलती हवाओं से भी लड़ने लगती थी। वो हर्ट हुई है अम्मी, और ये दुःख महरूमी बनकर दिल में जड़ पकड़ लेते हैं। उसके अंदर भी जड़ गहरी हो गई है। मुझे लगता है कि ये सब करके वो खुद भी खुश नहीं है। बिला वजह ही बेइख्तियार उसने उसकी वकालत की थी। मंसूरा ने चौंक कर कुछ शक की नज़रों से बेटे की तरफ देखा, और खतरे की अलार्म उसके जहन में गूंजने लगा। तुम्हें क्यों फजूल में उससे हमदर्दी हो रही है? कोई बेचारी नहीं है वो। ऐसी खुद पसंद लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता है। कोई जुल्म नहीं हुआ है उसके साथ। और मज़लूम तो वो बच्चे होते हैं जिन्हें ना बाप ना माँ की गोद मिलती है, और ना घर की ऐशो आराम मिलता है। उसके पास तो ये सब कुछ है। सब रिश्ते के होते हुए उन्हें ठुकरा रही है, और अपनी माँ से भला कौन नाराज़ होता है? बदनसीब है कि माँ के होते हुए ममता से महरूम रह रही है। काबिल तारीफ़ तो सिमाब है, जो इतनी साबित कदमी से उसकी नाफरमानी और बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करती है। उसकी जगह मैं होती तो अब तक दिमाग सही और सही कर चुकी होती। ज़िंदगी में अभी उसने देखा ही क्या है जो इतना अकड़ रही है? उसे क्या मालूम ज़माने की ऊंच नीच का? वो क्या जाने अच्छे बुरे का? वो हमसे सिमाप से, यानी अपनी माँ से भी ज़्यादा अक्लमंद है। तुम्हारी दादू की वजह से चुप हो जाती हूँ मैं, वरना तो ऐसी खबर लूँ कि महारानी साहिबा के मिजाज ठीक हो जाए। मंसूरा जो बोलना शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। उसके सामने जिक्र छेड़कर वो अलग पछताता। जख्मी दिल पर जैसे कूंद छुरी के वार चल रहे थे। वो यही उसी घर के छत तले उसके आसपास ही रहती थी, मगर उस तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। मंसूरा को वो सख्त नापसंद थी, और उधर वो खुद भी कुछ कम ना थी। वो दिल से उसका साथ चाहता था, मगर वो किसी को घास तक नहीं डालती थी। उसे मालूम था कि वो ज़िद्दी नहीं है, बल्कि ज़िद्दी बन गई है। जो ज़ख्म उसे मिला था, उसे भरने में एक लंबे वक्त की ज़रूरत थी। वो उसके ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहता था, अपनी मोहब्बत से उसकी सारी बदगुमानियों को धो देना चाहता था। मगर वो उसे ही क्या,
किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। उसे किसी भी खुलूस पर भरोसा नहीं रहा था। उसका नाम तो ईमान था, मगर वो किसी पर भी मोहब्बत और खुलूस पर ईमान नहीं लाती थी।